देखिए, सबसे पहले जो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 41 है, उसमें क्या कहा गया है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। तो इसमें जो इसकी कंडीशन है, 9 कंडीशन है, इसको आप लोग को एक एक करके याद रखना है कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें पुलिस तो समझा सर। सब समझा बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। देखिए, सबसे पहले इसका जो कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय अपराध किया है। आप लोग को शुरू में बताया गया था कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो हीनियस ऑफेंस होता है, गंभीर अपराध होता है। उसमें कहा गया कि तुरंत पुलिस अधिकारी इसको रोके। तो इसके लिए ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी गंभीर अपराध किया है और पुलिस ऑफिसर वारंट के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाता है, तब तक वो इतना ज़्यादा अपराध कर डालेगा कि उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को ये पावर दे दी गई है कि वो बिना वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर सकता है। एक चीज़ तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल फॉर्म में ये कंप्लेंट मिली हुई है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 7 ईयर्स तक का कोई ऐसा ऑफेंस किया है और वो ऑफेंस ऐसा है जिसमें फाइन से भी उसको पनिश किया जा सकता है एक्यूज पर्सन को, तो पुलिस ऑफिसर्स को ये कहा गया कि बिना वारंट के आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको वारंट की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है। जब कभी कोई पर्सन ऑफेंस करके भाग रहा है, पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया गया या वो खुद भी कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तो सबसे पहले उसको पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, सम्मन इशू किया जाता है। फिर उसके बाद BW बेलेबल वारंट, फिर उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट। अगर नॉन बेलेबल वारंट पर भी वो नहीं कोर्ट में प्रेजेंट होता है या पुलिस द्वारा अरेस्ट होता है, तब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट 82 सीआरपीसी के सेक्शन 82 में कोर्ट क्या करती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उसके अगेंस्ट क्या करती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को एथराइज कर देती है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। लोकल न्यूज़पेपर में उसके फ़ोटो वगैरह छाप दी जाती है। जो आप लोग देखते होंगे दीवारों पर पोस्टर चिपक जाते हैं, वांटेड लिख दिया जाता है। टीवी ट्रांजिस्टर में उसके बारे में बता दिया जाता है कि वांटेड है। तो ये कहा गया है कि तीसरे नंबर पर सेक्शन 41 के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि अगर कोई पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ठीक है, वो चाहे एक्स डिस्ट्रिक्ट का है चाहे वाई डिस्ट्रिक्ट का है, कहीं का भी है, अगर कहीं पर दिखेगा तो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। किसको, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट मांग रही है, कोर्ट डिमांड कर रही है। ठीक है, और वो क्या है, कोर्ट के कस्टडी से भाग रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या किया जाता है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। देखिए, फोर्थ नंबर पर है। देखिए, जो लोग नए जुड़े उनको बता दें, सेक्शन नंबर 41 बताया जा रहा है। सेक्शन 41 है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बिना किसी को कैसे अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें फोर्थ नंबर की कंडीशन है। देखिए, जो थेफ्ट होता है, चोरी, थेफ्ट तो ऑफेंस है ही है। अगर स्टोलन प्रॉपर्टी को अपने कस्टडी में रखते हो तो वो भी ऑफेंस है। स्टोलन प्रॉपर्टी को आप खरीदते हो वो भी ऑफेंस तो है। समझा सर। सब समझे। अगर किसी के कस्टडी में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है, चोरी की संपत्ति मिलती है, तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी के पोजीशन में अगर स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो इसके क्या मतलब निकला, या तो वो चोर है या उसने चोरी की प्रॉपर्टी खरीदी है, ये तो निकला ना। अगर वो चोर है तो ऑफेंस किया ही है, और स्टोलन प्रॉपर्टी को खरीदना भी ऑफेंस है।
ऑफेंस है, ठीक है, जी सर। 411 में। तो ये कहा गया है कि अगर किसी के कब्जे में, पोजीशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद है 5वां नंबर है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। जैसे आप देखते हैं कि पुलिस वाले किसी पर्सन को पुलिस स्टेशन से कोर्ट ले जाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि रास्ते में भाग जाते हैं, पुलिस को उनके रस्सी रस्सी खींच खांच के किसी तरह से भाग जाते हैं। अगर कोई लीगल कस्टडी से भागा है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आप लोग कोर्ट जाते होंगे, देखे होंगे कि जब मजिस्ट्रेट किसी को बेल देते समय कस्टडी में लेता है, कस्टडी बॉक्स में लेता है, तो वहाँ से भी एक्यूज़ भाग जाता है कूद के। तो अगर चाहे पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से कोई भागा, चाहे मजिस्ट्रेट की कस्टडी से भागा, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। ऐसे पर्सन को कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। नेक्स्ट है आर्म्ड फोर्स के लोग। देखिए, जो आर्म फोर्स के लोग होते हैं, सेना के लोग, उनको ये बोला गया है कि उनको जब उनकी लीव ग्रांट कर दी जाती है, छुट्टी दे दी जाती है, तभी वो अपने कंटोनमेंट एरिया से बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकल सकते। अगर कोई आर्म फोर्स का पर्सन बिना छुट्टी के अपने स्टेशन को छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई फोर्स का पर्सन, चाहे आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे वो क्या नाम है, एयरफोर्स का हो, अगर विदाउट लीव वो छोड़ देता है अपने स्टेशन को, तो उसे क्या बोलते हैं? गैर हाजिर। क्या? भगोड़ा। जान लो आज से। और ऐसे आर्मी के पर्सन को कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट करके आर्मी की पुलिस को दे देगा। ये ध्यान रखिएगा। आर्मी के लिए, आर्मी हो चाहे नेवल हो चाहे एयरफोर्स हो, इनके लिए बोला गया तभी आप अपने स्टेशन को छोड़ सकते हो जब आपके जो ब्रिगेडियर है या जो आपके हायर ऑफिसर से आपको छुट्टी दे। अदरवाइज अगर आपने स्टेशन को छोड़ा तो आपको विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर लेगी। 7th नंबर, देखिए, एक होता है इंटरनेशनल लॉ में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज का मतलब होता है, हमारे कंट्री का अगर कोई ऑफेंडर है, दूसरे देश में जाके भाग जाता है, हमारे दूसरे देश का ऑफेंडर हमारे देश में आके बैठ जाता है, तो एक दूसरे के कंट्री के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर उस क्रिमिनल्स को उसके ओरिजिनल कंट्री को दे दिया जाएगा। ध्यान सुनो, अगर दो कंट्री, देखो जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज होती है ये बाइलेटरल होती है। बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय। जब कभी दो कंट्री आपस में ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मेरे देश का अपराधी अगर आपके देश में जाकर छिप जाएगा और आपके देश का अपराधी मेरे देश में भाग के आके छिप जाएगा, तो जब हम लोग एक दूसरे से मांगेंगे तो हम लोग दे देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्राडिशन। प्रत्यर्पण की संधि, ये इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा जाता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन के ट्रीटीज़ के तहत किसी दूसरे राष्ट्र से अपने अपराधी की डिमांड किया और दूसरे कंट्री ने हमारे अपराधी को, भारत को वापस कर दिया, तो जैसे वो क्रिमिनल इंडिया के लैंड पर पैर रखेगा, चाहे एयरपोर्ट पर चाहे वो रोड से, तुरंत उसको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। क्योंकि वो बेसिकली क्या है? अपराधी। अपराधी। और कहाँ अपराध करके भागा है? भारत में। भारत में। देखो, इसीलिए अब जो आप लोग के नया एक्ट आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें एबेटमेंट को और बढ़ा दिया गया है, बहुत बढ़ा दिया गया एबेटमेंट को। ठीक है, तो उसमें जो ये सब प्रॉब्लम आती थी एबेटमेंट वाली, कि
कि एक्स्ट्राडिशन की ज़रूरत पड़ती थी, अब एक्स्ट्राडिशन की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहा गया कि अगर कोई देश का अपराधी दूसरे देश में गया है और वो कंट्री भारत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज के तहत उसको मंगाता है और वो भारत की भूमि पर पैर रखता है, तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर इसके बाद ये कहा गया है कि अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन को, किसी भी ट्रायल कोर्ट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट कर दिया, दोषी ठहरा दिया, और कन्विक्शन के बाद सेक्शन 356 सब क्लास 5, सेक्शन 356 सब क्लास 5 के द्वारा उसको प्रोविज़न पर छोड़ दिया गया, परविच्छा पर छोड़ दिया गया, सुधरने का मौका दे दिया गया। और वो पर्सन जो कन्विक्टेड पर्सन है, जिसको प्रोविज़न पर छोड़ा गया है, वो अगर प्रोविज़न की शर्तों को ब्रीच करता है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगा। और लास्ट में है कि अगर किसी पुलिस स्टेशन को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, किसी दूसरे स्टेट से, या तो किसी दूसरे स्टेट से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे स्टेट का, मेरे राज्य का अपराधी आपके राज्य में प्रवेश कर गया, या मेरे ज़िले का अपराधी आपके ज़िले में प्रवेश कर गया, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उस अपराधी को अरेस्ट कर लेगा। कभी कभी आप लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट को सील कर दिया जाता है, जहाँ पर दो डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं बॉर्डर को सील कर दिया, सारी गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी स्टेट का जो टोल प्लाजा वगैरह होता है, जहाँ दो स्टेट की सीमाएं मिलती है, उसको सील कर दिया जाता है। क्यों? अगर किसी दूसरे एमपी स्टेट से यूपी स्टेट को ये सूचना मिली कि एमपी से कोई अपराधी ऑफेंस करके यूपी में भाग रहा है, तो जो एमपी की बॉर्डर होगी सब सील कर दी जाएगी। इसी प्रकार अगर ये आता है कि पटना का कोई पर्सन ऑफेंस करके, ठीक है, मुजफ्फरपुर भाग रहा है, तो पटना मुजफ्फरपुर की जो भी बाउंड्री लाइन होगी सील कर दी जाएगी, सब चेकिंग शुरू हो जाएगी। अब अगर वो पर्सन जिसके बारे में जैसा उसका रूप रंग बताया गया वो दिखेगा तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखिए, जो सेक्शन नंबर 41 में पुलिस ऑफिसर को इतनी पावर दी गई है, ये केवल इसलिए दिया गया है कि क्राइम को कंट्रोल हो, क्राइम को कंट्रोल हो। क्योंकि ये जो 9 कंडीशन है, ये सब के सब बहुत ही सीरियस कंडीशन है। अगर इन सीरियस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर को ये पावर नहीं दिया जाएगा, तो जो एक्यूज पर्सन है वो क्या करेगा, और ऑफेंस करेगा। तो ये कहा जाता है कि जैसे उसके बारे में जानकारी हो तुरंत उसको अरेस्ट कर लो। अब आता है सेक्शन 42, 42। देखो, सेक्शन 42 को बताने के पहले आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसमें यह कहा जाता है कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ पर एक स्टेशन इंचार्ज होता है, फिर उस स्टेशन इंचार्ज के साथ वहाँ पर सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर्स होता है, और इसके बाद कांस्टेबल होते हैं। इतने लोग कम से कम, हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल वो होता है जो अक्सर FIR वगैरह को लॉस करता है। तो ये कहा गया कि जो पुलिस स्टेशन है उसके दो कांस्टेबल 8-8 घंटे के इंटरवल पर जो पुलिस स्टेशन की सीमा है उसका चक्कर लगाएंगे। जो पुलिस थाने के मेन रोड है उस पर चक्कर लगाएंगे। 8 घंटे में चक्कर लगाए A और B, फिर अगले 8 घंटे में C और D, फिर अगले 8 घंटे में E और F। तो 6 कांस्टेबल को एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए पुलिस एक्ट के तहत लगा दिया जाता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है, SI होता है, उसको बोलते हैं 12 घंटे में एक बार तुम थाने की सीमा के चक्कर लगाओ गाड़ी से। 24 घंटे में एक बार स्टेशन इंचार्ज को बोला गया आप चक्कर लगाओगे। ये जो पुलिस स्टेशन के चारों ओर चक्कर लगवाया जाता है पब्लिक रोड पर, क्यों? कभी आप लोग ने देखा घोड़े पे बैठे 2 पुलिस वाले चलते रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते, चलते रहते हैं। कभी यस देखा? सर। तो क्या करते हैं वो? तो ये ध्यान पेट्रोल। रखिएगा,
पहले वो चलाए जाते थे, अब उसको कहते थे माउंटेड पुलिस। अब उनको बंद कर दिया गया क्योंकि उस पर खर्चे बहुत आते थे घोड़े वगैरह रखने पे। तो देखो 8-8 घंटे पे अगर 2 कांस्टेबल पब्लिक रोड का चक्कर लगाएंगे, 12 घंटे में सब इंस्पेक्टर चक्कर लगाएगा और 24 घंटे में स्टेशन इंचार्ज। तो जो अपराधी वगैरह है वो पब्लिक रोड पर ऑफेंस करेंगे? पब्लिक रोड पर दंगे वगैरह हो पाएंगे, एफरे, लड़ाई झगड़े, मारपीट? नो। नो सर। ये पुलिस एक्ट 1861 में बनाया गया है प्रोविजन होल द इंडिया के लिए, होल द इंडिया के लिए। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ सेक्शन 42 है सीआरपीसी का। पुलिस ऑफिसर चाहे वो कांस्टेबल, चाहे वो सब इंस्पेक्टर, चाहे वो स्टेशन इंचार्ज, इनमें से कोई भी पब्लिक रोड पर अपनी ड्यूटी कर रहा है ऑन ड्यूटी और उसको कोई डाउटफुल पर्सन दिखता है, पुलिस को देख कर कोई छिप रहा है, पुलिस को देखकर कोई सपोज करिए भाग रहा है, तो ये कहा गया अगर पुलिस ऑफिसर उसको बुलाता है कि मेरे पास इधर आओ और उससे कहता है नाम और पता बताओ, नेम एंड एड्रेस, ठीक, चाहे उसने नॉन कॉग्निजेबल ही कोई ऑफेंस क्यों न किया हो, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ही ऑफेंस करके छिप रहा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भाग रहा है और पुलिस ऑफिसर उसको केवल बुलाता है इधर आओ और उसका बोलता है नाम बताओ, नेम एंड एड्रेस, तो इतना पूछ सकता है पुलिस वाला? यस सर। नॉन कॉग्निजेबल यस ऑफेंस सर, यस में सर। इतना पूछ सकता है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मना है केवल क्या, अरेस्ट मत करना, ये तो मना है ना, लेकिन नाम और पता पूछना मना है? नहीं है। नहीं पूछ वो सकते। पर्सन या तो नाम और पता नहीं बताता, रिफ्यूज कर देता है, या तो नाम और पता बार बार वो गलत बताता। एक बार पुलिस वाले ने कहा क्या नाम है, बोला राकेश, फिर बोला ठीक से बोलो, नहीं नहीं दिनेश, कहाँ रहते हो, मतलब वो 2 ही मिनट में 4-5 तरह का स्टेटमेंट देता है। तो सेक्शन 42 कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी से नेम एंड एड्रेस की बात करता है और ऐसा पर्सन भले ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और वो नेम और एड्रेस या तो बताता नहीं या गलत बताता, या तो रिफ्यूज कर देता है, बताता नहीं, गलत बताता है, तो 42 कहता है पुलिस ऑफिसर ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर ले। किस लिए अरेस्ट कर ले? किस लिए अरेस्ट कर ले? नाम और निवास स्थान। उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। वो है कौन, वो है कौन, उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। और आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर आगे की जो प्रोसीडिंग होगी वो पुलिस ऑफिसर करेगा। अब समझ में आया? ये 42 बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है, तो इसके लिए इसका बैकग्राउंड है पुलिस एक्ट। अगर उस बैकग्राउंड को याद रखोगे कि पुलिस, ध्यान रखिएगा पुलिस एक्ट में कहा गया 24 घंटे पुलिस जितनी भी पब्लिक रोड होती है उस पर रहती है। कांस्टेबल रहेंगे, उसके हेड कांस्टेबल, उसके जो है सब इंस्पेक्टर रहेंगे और इंस्पेक्टर रहेंगे। और अब तो आप देखते होंगे कि यूपी में जैसे बना दिया गया है, पहले 100 नंबर था, अब कितना नंबर हो गया है पुलिस बुलाने के लिए? जय, क्या नंबर है पुलिस को? 112, 112। आप 112 पे कॉल करोगे, मात्र 2-3 मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी, ठीक। और पुलिस आई, किसी से नाम पता पूछ रहे, वो गलत बता रहा है, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अब देखिए 43 को कैसे समझोगे? देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की प्राइमरी ड्यूटी किसके ऊपर है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की प्राइमरी ड्यूटी किस पर है? पब्लिक। आप लोग करते हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन? देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीएम, एडीएम, एसडीएम ये लोग आते हैं, जिसको हम लोग सीआरपीसी में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखना जुडिशियल ऑफिसर्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या हमारे सेशन जज, उनसे लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं।
वो कभी अकरेंस प्लेस पर जाते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स? नहीं। उनको वही काम करना है जो डैश पर उनके सामने फाइल आएगी और जो एविडेंस आएगा। ठीक, तो देखो प्राइमरी ड्यूटी करने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो देखो एक हम आप लोग से सर्वे कराते हैं तो 43 बहुत आसानी समझ में आएगी। विशाल विशाल का जुड़ाव पुलिस डिपार्टमेंट से है। बनारस की कितनी पॉपुलेशन है? 45 लाख। 45 लाख। बैठे बैठे बताए कि सही सही बताए? नहीं सर, पता है सर। चलो अच्छा, 45 लाख, वेरी गुड। अब वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल लोग कितने होंगे? पूरे थाने आने की पुलिस जोड़ डालो, एसपी, डीआईजी, आईजी, सब पूरे एडीएम एसडीएम को जोड़ डालिए, कितने होंगे? 700-800 होंगे। चलो 1000 राउंड फिगर में। अब 1000 लोग 45 लाख को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बताओ आप। सर नियम कानून। 1000 लोग, अब वो 1000 लोग रेस्ट भी तो करेंगे, ऐसा तो 24 घंटे लगे ही रहेंगे। तो इस चीज को देखते हुए नई सीआरपीसी 1973 में ये कहा गया कि ऐसा करो, क्राइम को कंट्रोल करने की पावर दे दो किसको? प्राइवेट पर्सन को। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो करेगा, ऐसा करो ये पावर कुछ दे दो किनको? प्राइवेट को। प्राइवेट पर्सन कौन है? हम लोग। हम लोग करते हो क्राइम कंट्रोल? डॉक्टर, कर इंजीनियर, ये लोग हैं प्राइवेट पर्सन। हाँ। आज से नोट कर लो, सीआरपीसी के रेफरेंस में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को माइनस कर दो, बाकी सब के सब प्राइवेट है, सब के सब इन द रेफरेंस ऑफ सीआरपीसी। अब हर मामले में नहीं, सीआरपीसी के मैटर में। अब क्या हुआ? 1000 लोग तो क्राइम कंट्रोल कर ही रहे बनारस को, बाकी जो 44 लाख कितने 99,000 कितने हैं उनको भी पावर दे दी गई। और ये कहा गया कि अगर आपके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है और कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर लेना। अब आप हमें ये बताओ, लॉ के स्टूडेंट को तो क्लियर ही नहीं रहता कि कौन से नॉन बेलेबल है, कौन सी कॉग्निजेबल है। वो प्राइवेट व्यक्ति को ऐसे मालूम कि कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस। आपकी सीआरपीसी कहती है कि प्राइवेट पर्सन को ये राइट्स दिया गया है कि आपके सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है तो प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर ले। तो प्राइवेट पर्सन को मालूम कैसे कि कॉग्निजेबल है? तभी छुए। तो देखो इसका आंसर समझ जाओ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन कर लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि कोई भी क्राइम होता है प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर ले। ये अरेस्ट करने का मतलब होता है कि उसको भागने से रोक ले और तुरंत पुलिस को इसकी क्या करे? इन्फॉर्मेशन दे दे। पुलिस 5 मिनट में आती है, पुलिस 10 मिनट में आती है, पुलिस 20 मिनट में आती है। पुलिस डिसाइड करेगी ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, जो पुलिस डिसाइड करेगी। लेकिन आपको ये राइट्स दिया गया है कि आप उसको अरेस्ट कर लो, वो भागने ना पाए। और इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को मालूम है कि नहीं कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है? उनको तो मालूम है ना, उनको तो ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो वो क्या करेंगे? उस पर वो कंट्रोल करेंगे। अब देखो किसको क्राइम को कंट्रोल करने की पावर सबको मिल गई? पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट। आप लोग देखते हैं बहुत से प्राइवेट एनजीओज होते हैं, उनको भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर का डिजिग्नेशन दे दिया जाता है। उनको भी स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ का डिजिग्नेशन दे दिया जाता है। जैसे यूपी में एक संस्था है जिला अपराध निरोधक समिति, जिला अपराध निरोधक समिति, ये पूरे यूपी में है। सिविल डिफेंस के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं?
इन लोग को भी राइट्स दिया गया है कि कोई कहीं भी कोई क्राइम हो तो आप अरेस्ट कर सकते हो। बाकायदा जिले के डीआईजी आईजी उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि कोई भी क्राइम हो आप अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए उस दिन हमने आप लोग को बताया था, नए लोग जान लो, 3 चीज़ है: अरेस्ट, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। अरेस्ट, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी। तो सबसे पहले अरेस्ट होगा कि सबसे पहले पुलिस कस्टडी होगा कि सबसे पहले जुडिशियल कस्टडी होगा? श्वेता बताइए, श्वेता जुड़ी है क्लास में? जी सर। हाँ बताइए, क्या होगा सबसे पहले? सर फिर से क्वेश्चन फिर से बोलिए। अरेस्ट, लिख लीजिए, सब लोग लिख लो। अरेस्ट, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, 3 चीज़ें। और ये लॉ के स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज रहते हैं 3 मैटर को लेके कि पुलिस कस्टडी क्या है, जुडिशियल कस्टडी क्या है, ठीक है, और पुलिस का ये अरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए? सर सबसे पहले आएगा अरेस्ट होगा, उसके बाद सॉरी पुलिस कस्टडी होगा, फिर अरेस्ट होगा, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी होगा। अच्छा, पहले पुलिस कस्टडी होगा। अरे पहले क्या होगा? पहले अरेस्ट होगा। पहले आप ही तो अपने को क्लियर कर लो ना, तब बताइए कंफ्यूजन है, सॉरी सर। क्या होगा पहले? पहले तो पुलिस कस्टडी अरेस्ट होगा ना सर? नहीं, सर को नहीं मालूम। सर को मालूम होता तो आपसे पूछते। सर नहीं पता है उसको। तब हमको कैसे पता? श्वेता बता सकती हैं? श्वेता, प्रिया, आप बता सकती हैं? यस नो जो भी हो, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं मालूम है? देखो, हमने पिछले टर्न में बताया था, फिर से सुन लो ध्यान से। जिसको जिसको मालूम है बहुत तेजी से उछल रहा है, हमको लग रहा है कहीं निकल ना आवे कंप्यूटर से बाहर। देखो याद कर लो, जीवन भर के लिए याद करो। सबसे पहले होता अरेस्ट, सबसे पहले होता अरेस्ट। अरेस्ट जो प्राइवेट पर्सन है सेक्शन 43 में केवल अरेस्ट करता है, कस्टडी में नहीं लेता, अरेस्ट करता है। ठीक है, पुलिस वाला भी शुरू में अरेस्ट करेगा, प्राइवेट वाला भी अरेस्ट करेगा। और इसका देखो आंसर कहाँ से मिलता है? सीआरपीसी के सेक्शन 57, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22, दोनों को कोरिलेट कर लो। सीआरपीसी की सेक्शन 57, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 22 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रख सकता है। अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में ले लिया, उस कस्टडी क्या बोलते हैं? पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी। इसी पे देखो अमेंडमेंट हुआ है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट करने आए तो आपको ये राइट्स है पूछने का कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, तो बताएगा। आपको ये राइट्स दिया गया है कि आप पुलिस ऑफिसर से कहोगे कि पहले आप मेरे एडवोकेट को बुलाइए, आप मेरे डॉक्टर को बुलाइए, आप मेरे फ्रेंड को बुलाइए, आप मेरे रिलेटिव को बुलाइए, आप मेरे एनजीओ को बुलाइए। तो देखो हर व्यक्ति का तो डॉक्टर होता नहीं कि आप फ़ोन करोगे डॉक्टर साहब आपके दौड़े आएंगे। हर व्यक्ति का एडवोकेट नहीं होता कि आप फ़ोन करो कोई एडवोकेट दौड़ाएगा। सही बात है? 2-4% के ही डॉक्टर और एडवोकेट आएंगे। तीसरा है आपके फ्रेंड, आपके बिहेवियर अच्छे हैं, आपके फ़ोन करने पे आपके फ्रेंड आ जाएंगे। चलो वो भी नहीं आए, रिलेटिव तो आ जाएंगे, मान लो रिलेटिव भी मुंह बोल दिए, परिवार का आ जाएगा, आ जाएंगे, वही आएगा। अब फेसबुक वाले कितने आएंगे? कोई नहीं। जो फेसबुक के हैं 4000 5000, चेक कर लो कभी, बुला के देख, एक भी नहीं आएंगे। तो अब देखो प्लस कहा कि एनजीओ, आप वुमेन्स है तो आप वुमेन्स कमीशन से किसी को बुला सकते हैं, एससी है एससी कमीशन से, एसटी है एसटी कमीशन से। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर जो पहले पिटाई टाई करते थे वो नहीं करेंगे। अब पुलिस ले जाएगा, लॉकअप में रखेगा, इसको क्या बोलते हैं? पुलिस कस्टडी।
24 घंटे 24 आवर बीतने के पहले पहले पुलिस ऑफिसर को प्रोड्यूस कर देना है मजिस्ट्रेट के सामने। पुलिस ऑफिसर को प्रोड्यूस कर देना है मजिस्ट्रेट के सामने। अब यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी सेक्शन 167 सीआरपीसी। 167 सीआरपीसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं रिमांड। जबकि ध्यान रखिएगा 167 में कहीं रिमांड शब्द का यूज नहीं किया गया। अब वो जो एक्यूज वो पर्सन है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है पुलिस कस्टडी में, अब वो चला जाएगा जुडिशियल कस्टडी। मजिस्ट्रेट के कस्टडी में बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 3 काम। या तो उसको बेल दे देगा, बेल ग्रांट कर देगा। बेल ग्रांट करेगा तो वो कहाँ जाएगा? अपने घर। अपने घर चला गया तो कौन सी कस्टडी है? कोई कस्टडी नहीं। अरे जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी। बेल के साथ बॉन्ड पेपर रहता है, बंध पत्र। जैसे भैंस बांधते हो ना रस्सी से, वैसे एक्यूज को मजिस्ट्रेट रस्सी से बांध के छोड़ता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेपर। 2 गारंटर के सिग्नेचर होते हैं। ये जुडिशियल कस्टडी। बेल रिजेक्ट हुई, मजिस्ट्रेट ने बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब यहीं पे समझो बारीकी। अगर रिजेक्ट हुआ तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू एक एप्लीकेशन देता है कोर्ट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीओ या पीओ, क्या कि मुझे इस एक्यूज पर्सन को दे दीजिए, मुझे बहुत पूछताछ करनी है, इससे बहुत बातें करनी है। कोर्ट अलाउ कर दिया तो इसको बोलते हैं कि रिमांड पर छोड़ दिया। रिमांड मैक्सिमम कितने दिन की होती है? 13 दिन। 15 दिन। 15 दिन। 15 दिन। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने छोड़ा तब कितने दिन की होगा? 7 दिन। 7 डेज। 7 देखो days। यहाँ पे आप लोग एक चीज लिख लेना, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी को रिमांड देता है तो वो होगा मैक्सिमम 15 डेज। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी को रिमांड देगा तो 7 डेज, 7 दिन। रिमांड पुलिस कस्टडी है कि जुडिशियल कस्टडी? पुलिस कस्टडी सर। पुलिस कस्टडी। अच्छा, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने रिमांड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, बेल तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है, अब वो कहाँ जाएगा एक्यूज्ड? जेल। जेल जाए। कभी गए हो क्या आप लोग? बड़ी तेजी से बता रहे हो। नहीं। चलो, नहीं जेल जाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी तो जय गए थे जेल, जब से जेल से लौटे हैं। क्यों जय, यस सर, यस सर, अच्छा लगा? यस सर। रुकने का मन कहा कि एक हफ्ता रुके? नहीं 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 सर, नहीं। अरे वहाँ पे पकौड़ियाँ चाय भी तो मिली थी। यस सर, हाँ, पानी पकौड़ी चाय। पानी भी मिला था, पकौड़ियाँ चाय। सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। इन लोग को ह्यूमन राइट्स पर जेल ले जाया गया था। ठीक है, तो देखो जेल भी क्या है, जुडिशियल है कि पुलिस कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी। कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो ये चीज़ देखो माइंड में सेट कर लो। चाहे सीआरपीसी पढ़ो, चाहे भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम पढ़ो, जो जो आने दो। कोई देखो, कोई एक्ट से कुछ भी नहीं बदला है, पहले आप लोग जान लो। सारे प्रोविजन वही है, कल सेक्शन की रिसफलिंग हुई है बस। जो सेक्शन है वो नीचे ऊपर हो गया। जैसे अभी कोई मर्डर होता है तो एक आम आदमी बोल देता है ना 302 हो गया, बोल देता। क्यों राजा? बोल देते हैं नहीं, अब 302 हो गया, गया अब फांसी पे चढ़ेगा। अब बोल देना 101 हो गया, बस इतने बस अंतर आया है। 302 101 हो गया, 300 हो गया 99। अब ये सोचो कि मर्डर खत्म हो गया, कल्पेबल होमोसाइड कुछ नहीं खत्म हुआ, सब वही, केवल सेक्शन की रिसफलिंग हुई है बस। तो इसलिए आप लोग तो 1% घबराओ नहीं, 1% घबराने की जरूरत नहीं है, केवल सेक्शन की रिसफलिंग हुई है बस। तो जो कस्टडी है वो आज भी है। तो सबसे पहले होगा अरेस्ट, ठीक है? अरेस्ट के बाद होगा पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी के बाद होगा जुडिशियल कस्टडी। और ये ध्यान रखिएगा
कि जो जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी है ये क्या होता है, वेरिएबल है। ठीक है, जब पुलिस वाला मजिस्ट्रेट से उस एक्यूज पर्सन को ले लेगा जुडिशियल कस्टडी, जैसे रिमांड। ठीक, अब क्लियर हो गया? किसी को न समझ में आए तो पूछ लो। ऋतुकांत ठीक है? जी सर। किस कस्टडी में हो आजकल? अभी किसी रिमांड को क्या कहेंगे सर? प्रतिप्रेषण हिंदी में। रिमांड पुलिस कस्टडी। रिमांड पुलिस कस्टडी होगा कि जुडिशियल कस्टडी? पुलिस कस्टडी उतने दिन के लिए पुलिस के कब्जे में रहेगा। अब देखिए, ये कहा गया क्या मजिस्ट्रेट भी किसी को अरेस्ट कर सकता है? अच्छा देखो, एक चीज़ और आप लोग को बता दें, जब 1973 में हम लोग की सीआरपीसी बनी थी, उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत कम होते थे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज़्यादा होते थे। उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट बहुत कम होते थे, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा होते थे। तो नई सीआरपीसी में कहा गया कि रिमांड देने की पावर एग्जीक्यूटिव को भी दे दिया जाए। रिमांड देने की पावर मान लीजिए पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से किसी एक्यूज पर्सन को कोर्ट ले गया और उस डिस्ट्रिक्ट में 1973 के रेफरेंस में केवल 2 ही 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और नहीं अवेलेबल है, तो ये कहा गया आप उस पर्सन को ले जाओ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कहा गया आप 7 डेज के लिए आप इसको रिमांड पर छोड़ सकते हो। ठीक, इसीलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी के सेक्शन 167 में बताया गया। अब आता है क्या मजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है? आप लोग मजिस्ट्रेट बन गए, एडीजे बन गए, सिविल सीनियर डिवीजन बन गए, कुछ बन गए, तो क्या आप भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? जी सर। यस कैसे सर। करोगे? इतने पतले दुबले तो हो, कैसे अरेस्ट करोगे? अब चारवी चौहान सामने मोटा सा एक्यूज्ड है तो कैसे अरेस्ट करेगी? बोलो। ऑर्डर दे सकती है अदर Order पर्सन को देंगे। कि आप देखो, ये कहा गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई ऑफेंस होता है, आप रोड पे जा रहे हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या कोई किसी को तंग कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर अगर पुलिस ऑफिसर है तो उसको ऑर्डर देंगे। पुलिस ऑफिसर ने तो प्राइवेट पर्सन को ऑर्डर देंगे कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको अरेस्ट करो। और अगर आपकी हिम्मत पड़ती तो आप खुद ही अरेस्ट कर लो। अगर मजिस्ट्रेट को हिम्मत पड़ती है कि मैं एक्यूज को पकड़ लूँगा, खुद ही पकड़ लो, तो इसको क्या बोलेंगे? अरेस्ट की कस्टडी? अरेस्ट। अरेस्ट। अब अरेस्ट करके वो पुलिस को इन्फॉर्म करके पुलिस को दे देंगे। यानी कि अगली प्रोसीडिंग करनी पुलिस को है, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना, इन्वेस्टिगेशन करना, वो काम पुलिस ही करेगा। केवल मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है कि अगर आपके कॉग्निजेंस में कोई भी ऑफेंस होता दिख रहा है तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हो? ऑर्डर दे सकते हो। तो देखो, ये सब बातें मिली हुई है इसलिए कि उस पर्सन को अरेस्ट करिए जिसने क्या किया है? क्राइम किया है। 41 में पुलिस ऑफिसर को 9 कंडीशन में पूरी पावर दी गई है। 42 में ये कहा गया है पुलिस ऑफिसर अगर कोई नेम एंड एड्रेस नहीं बताता या नेम एंड एड्रेस बताता है, वो नेम एंड एड्रेस कैसा बताता है? डाउट क्रिएट करता है, गलत बताता है। 43 में जितने प्राइवेट लोग हैं उनको पावर दिया गया है। 44 में जो मजिस्ट्रेट है उनको पावर दिया गया है कि उनको अरेस्ट कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखिएगा, इसका नाम है अरेस्ट ऑफ द पर्सन। पर्सन को अरेस्ट करने के लिए ये पावर हमारे सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर्स को, प्राइवेट पर्सन को, मजिस्ट्रेट को ये प्रोवाइड किया गया। ठीक है, देखिए एक चीज़ और आज आप लोग को पढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब आता है कि देखो, जब तक हम लोग के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होती तब तक हम लोग अपने जो हमारा ऑफिशियल नेम है उसी से हम लोग जाने जाते हैं। ठीक है ना? हम लोग किस नाम से जाने? जो हमारा नाम है। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई तब अब हमारा नाम क्या हो जाएगा? एक्यूज्ड। नाम क्या है? एक्यूज्ड। ठीक है, जैसे मान ली माया है, बनारस में रहती है, ठीक है,
तो माया का नाम माया, और इन्हीं की सारी माया है पूरे देश में, ठीक है ना। अब अगर इनके खिलाफ FIR हो गई तब इनका नाम अभियुक्त माया। अक्यूज माया। एक्यूज माया। चलो, FIR लॉज हो गई। FIR लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगी, ट्रायल होगा, और ट्रायल का जजमेंट होगा। या तो ये एक्विटल होंगी या तो कन्विक्ट होगी, दो ही तो होगा ना। अगर ये एक्विटल हो गए, दोष मुक्त हो गई, तब इनका नाम माया। 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 कन्विक्ट हो गई, आरोपी माया। हाँ, आरोपी तो पहले ही थे। अपराधी। अपराधी माया। अपराधी सर। हाँ, मत माया अपराधी। बोलिएगा, मायावती मत बोलिएगा, ठीक है। अपराधी माया, कन्विक्टेड माया। और जब तक ट्रायल चलेगा तब तक इनका क्या नाम रहेगा? अभियुक्त। आप लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में इनको किस नाम से पुकारा जाएगा जब केस में? अभियुक्त माया। अभियुक्त माया हाजिर हो। अच्छा लग रहा है? चलो, तो देखो, जब ये फ्री हो गई, एक्विटल हो गई, तो इनको बोलते बा इज्जत बरी। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। ये कन्विक्टेड हो गई, जो भी इनको सजा वगैरह हुई, सजा वगैरह काट के फिर घर वापस आ गए, फिर इन्होंने कोई ऑफेंस किया। अब इनका नाम अभियुक्त माया आया, एक्यूज माया। ट्रायल चला, ट्रायल के बाद ये फिर कन्विक्ट हो गई। अगर ये फिर से कन्विक्ट हो गई तो बताइए अब इनका नाम क्या होगा? नए लोग बताएं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, पुराने को तो पढ़ाया गया है। अगर ये कन्विक्शन इंटू कन्विक्शन इज इक्वल टू, दो कन्विक्शन जब हो जाता है तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर, आभ्यासिक अपराधी, ठीक है। और पुलिस एक्ट में इसको कहा गया है, CRPC में हैबिचुअल ऑफेंडर, और CRPC में कहा जाता है हिस्ट्री सीटर। अब पुलिस स्टेशन पर इनकी हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी। ये चीज़ देखो, बेसिक चीज़ है, ये आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, किसी ने ऑफेंस किया, एक्यूज बना। अगर आपके खिलाफ कोई FIR हो गई, आप एक्यूज बन गए, तो एक्यूज की क्या ड्यूटी होती है, क्या करें? दो, या तो आप कोर्ट के सामने सरेंडर करिए, अपनी बेल कराइए, या आपको लगता है कि मेरे खिलाफ जो FIR है वो झूठी है, फॉल्स FIR है, तो आप CRPC के सेक्शन 482 में FIR को चैलेंज कर सकते हैं कि फॉल्स FIR, झूठी है। अगर हाई कोर्ट के सामने आप प्रॉपर एविडेंस दे देते हैं, हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपकी FIR को ख़त्म कर देगा। अच्छा, अगर आप न तो बेल कराते हो और न तो 482 में FIR को क्वेश्चन कराते हो, भाग रहे हो, जो मैक्सिमम लोग हैं। अगर आप ऑफेंस करके भाग रहे हो, तब क्या होगा? तब आता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, सेक्शन, ध्यान रखो, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 61 से 90। अब आता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, उपस्थित होने के लिए विवश करना। किसको? एक्यूज को। तो इसमें देखो 4 चीजें होंगी। उस एक्यूज पर्सन को कंपेल किया जाएगा कि आप अपीयर हो, इसके लिए 4 चीजें हैं। सबसे पहले सम्मन, 61 से 69। सबसे पहले सम्मन, सेक्शन 60 से 61 से 69। नंबर 2, बेलेबल वारंट, जमानती वारंट, सेक्शन 70। और तीसरा है NBW, नॉन बेलेबल वारंट, ये भी सेक्शन 70। बेलेबल वारंट। 4th नंबर पर है प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, सेक्शन 82। और नेक्स्ट है अटैचमेंट, कुर्की, 83। देखो फिर से समझ लो,
जब कभी कोई एक्यूज पर्सन ऑफेंस करके न तो कोर्ट में सरेंडर कर रहा है, न तो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो पा रहा है, अरेस्ट हो पा रहा है, और न ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपनी FIR को पेश करा पा रहा है, बल्कि उसने रास्ता क्या अपनाया? भागना छिपना, भागना छिपना, भागना छिपना। तो जब कोई एक्यूज पर्सन ऑफेंस करके भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, छिप रहा है, छिप रहा है, बहुत से ऐसे हैं, तो CRPC में प्रोविज़न है कि सबसे पहले उसके खिलाफ सम्मन, छोटा सम्मन पे नहीं आता BW, बेलेबल वारंट, बेलेबल पर भी नहीं आता NBW, नॉन बेलेबल वारंट। NBW से भी अपने को छिपा रहा है, बचा रहा है, छिपा रहा है, बचा रहा है, तब ये कहा गया कि प्रोक्लेमेशन। अभी हमने आपको सेक्शन 41 में पढ़ा है कि अगर प्रोक्लेमेशन हो जाता है तो उस थाने की पुलिस तो अरेस्ट कर ही सकती है, दूसरे थाने की पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि लोकल न्यूज़पेपर में निकाल दिया गया, टीवी में निकाल दिया गया, ट्रांजिस्टर पे निकाल दिया गया, दीवारों पर वांटेड चिपका दिया गया। कभी कभी आप देखते हो दीवारों पर लिख दिया जाता है 5000 का इनामी बदमाश, पढ़ा कभी आप लोगों ने? हाँ 10,000 का इनामी बदमाश, यस सर। ये इसलिए निकाला जाता है, इसके बारे में अगर कोई सूचना दे दोगे कोई भी व्यक्ति तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। और ये कहा कि आपका नाम छिपाया जाएगा, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। जब ज़्यादा वो उत्पात करने लगता है तो उसको बढ़ा के 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कर दिया जाता है। इसको बोलते प्रोक्लेमेशन। 82 इस पर भी नहीं हाजिर हुआ, या कोई नहीं बता पाया, या कोई जान रहा है लेकिन इसलिए नहीं बताया कि वो क्रिमिनल नेचर का है, बता दूंगा तो मुझे मारे पीटेगा। तब कोर्ट फाइनल एक्शन लेता है अटैचमेंट 83। कैसा करो? इसके समान अमान को सब कुर कर लो, और प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद, कुर करने के बाद भी वो नहीं आया, तब तो सेक्शन 299 Encounter. CRPC में, सेक्शन 299 CRPC में उसे प्रोक्लेम जो ऑफेंडर था, अब उसको पूरे इंडिया की पुलिस को बता दिया जाता है, होल द इंडिया, कहीं पे पूरे इंडिया में कहीं पर भी दिखे तो उसको अरेस्ट कर लो। उसको अब कोई भी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट की छोड़ो, स्टेट की छोड़ो, पूरे इंडिया की पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। ये प्रोविज़न हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, हाजिर होने के लिए बेबस करना। ठीक है, तो देखो कल हम आप लोग को इसी चीज़ को डिटेल में पढ़ाएंगे, सम्मन कैसे होता है, कितनी कॉपी में होता है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सम्मन कैसे कंप्लायंस किया जाएगा, कोई ऐसा है कि अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है, तो कैसे सम्मन की प्रोसेस उसके अगेंस्ट की जाएगी, कोई ऐसा पर्सन है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तब सम्मन कैसे उसको लाया जाएगा, अगर कोई पर्सन न तो प्राइवेट सेक्टर में है, न तो पब्लिक सेक्टर में है, न तो कोई अपना ओन बिजनेस करता है, न गवर्नमेंट जॉब में है, तब सम्मन कैसे कंप्लायंस किया जाएगा। ठीक है, सम्मन में क्या क्या लिखा जाता है, सम्मन किसके लिए डायरेक्शन होता है, सम्मन के बाद BW कैसे लाया जाता है, NBW कैसे लाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है और इसको एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ हमने बता दिया, थोड़ा आप लोग भी स्टडी कर लेना 61 से, ताकि बताते समय, समझाते समय आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो जो आज हमने पढ़ाया है, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लो। पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्लियर है, सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े? नए लोग, जो लोग नए क्लास में आए हैं 2-3 दिन के अंदर, उनको पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे छोटा एम्प्लाई और सबसे बड़ा, टॉप टू बॉटम, पूरे नाम क्लियर है कि बताना पड़ेगा? जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर। क्लियर है, ज़रा बताइए। बताइए, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, जैसे भी आप बता सके। हेलो।
बोलिए, बताइए, जहाँ कोई दिक्कत होगी हम बताइए ना, घबराइए नहीं। सर हेलो क्या हुआ आपको? Sir, constable, head constable, Hmm. then sub inspector, inspector, Hmm. DSP, Hmm. then ASP, ASP. SP, DIG, IG, Hmm. ADG ADG, और DG, DG। DG पुलिस। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखो ये जो सीरीज है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको याद कर लो, चाहे ऊपर से नीचे चाहे नीचे से ऊपर, जिस तरह आप याद करो। इसके शुरू के 4 लोग नॉन गस्टेड होते हैं। इनके जो 4 लोग होते हैं शुरू के, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, ये 4 लोग होते हैं वो क्या नाम है, गस्टेड। और जो डीएसपी होते हैं, यहीं से इनके गस्टेड ऑफिसर शुरू हो जाते हैं। सीआरपीसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट के गस्टेड ऑफिसर्स करेंगे। आईओ जो बनेगा, नॉर्मल केसेस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ होता है, वो कहा गया नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे डाउरी डेथ, ये कहा गया नॉट बिलो देन गस्टेड ऑफिसर्स। पुलिस डिपार्टमेंट के गस्टेड ऑफिसर से नीचे का कोई भी पर्सन डाउरी डेथ में आईओ ना बनाया जाए। तो उसका मतलब है कि उसका आईओ जो बनेगा डीएसपी रैंक का बनेगा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लो भाई, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए, थैंक यू।